हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको टेपीए की नई एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की जो बहुत ही बुरी कारकर्दगी रही है अभी तक वर्ल्ड कप में, उसके बारे में। और उसके बाद फिर हम आपको टेनिस और एथलेटिक्स के मैदान से भी कुछ अच्छी खबरें देंगे। तो हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी में। आखिरी एपिसोड जब हमने की थी तो हमने क्रिकेट पे की थी, बट उसमें हमने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर ज़्यादा बात नहीं की थी। तो बहुत सारे हमारे जो नाजरीन है उनका कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए थे कि आपने पाकिस्तान टीम की पे कारकर्दगी पे बात नहीं की। तो आज हम आपको एक बहुत डिटेल्ड किस्म का एनालिसिस देंगे कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की क्या बुरी वजह है और वो उसमें क्या है। तो उसमें हम शुरू करते हैं पाकिस्तान टीम की बॉलिंग से। बॉलिंग एक ऐसा शोबा रहा है हमेशा से जो पाकिस्तान का स्ट्रेंथ है, जिसमें पाकिस्तान अच्छा करता आया है ट्रेडिशनली। और उसमें यही है कि पाकिस्तान के पेसर्स भी विकेट लेते हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छे रहे हैं, और बॉलिंग इज़ द स्ट्रेंथ जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान ज़्यादातर मैचेस जीतता है, क्या वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हों या वो बाकी बायलैटरल सीरीज़ हों या टेस्ट मैचेस हों। तो लेकिन जो इस टूर्नामेंट में अगर अभी हम एक जायज़ा लें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। वो बॉलिंग इस तरह बहुत बड़ा कंसर्न है कि ना हम जो है शुरू के ओवर्स में विकेट्स ले पा रहे हैं, ना हम मिडल ओवर्स में विकेट्स ले पा रहे हैं। अगर हमने अच्छी कदरे बॉलिंग की है तो वो डेथ में की है, बट जब तक डेथ ओवर्स तक मामला आता है तो तब तक मैच इतना आपके हाथ से निकल चुका होता है कि बिल्कुल आपके लिए नामुमकिन होता है कि आप वो मैच जीत सकें या गेम में वापस आ सकें। तो अगर आप अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अभी जो पावर प्ले है 5 मैचेस में पावर प्ले में 326 रन दिए हैं, और 326 रन देके पाकिस्तान ने सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट किए हैं पूरे 5 मैचों के पावर प्ले में। इसका मतलब है कि पावर प्ले में पाकिस्तान ऑन एवरेज 65 रन्स दे रहा है। 65 रन्स देने का मतलब है कि आपने पहले 10 ओवर्स में विकटें भी कोई नहीं ली और आपने रन्स भी बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। तो इससे यही हो रहा है कि आप टीम्स को शुरू से ही बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, और जब आप दूसरी टीम को एक अच्छा आगाज़ मिल जाता है तो फिर उनके लिए बाकी के ओवर्स बहुत आसान हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप शुरू में विकटें नहीं लेते तो फिर जो मिडल ओवर्स होते हैं 11 से 40 तक, वो सबसे आसान टाइम होता है मॉडर्न ओडीआईज़ में बैटिंग का, कि उसमें टीम्स जो हैं वो बहुत आसानी से रन्स कर पाती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान क्यों विकटें नहीं ले पा रहा, वो ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग एक्यूरेसी है, एक तो कि शाहीन शाह जो हैं उनको नई बॉल से विकटें नहीं मिल रही। दूसरा, जो पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर विकटें नहीं भी मिल रही तो जो उनकी बॉलिंग एक्यूरेसी है वो बहुत बुरी है, क्योंकि पाकिस्तान ऑन एवरेज 5 बाउंड्रीज पर बॉल दे रहा है। लाइक हर पाँचवीं बॉल जो है पावर प्ले में पाकिस्तान की, उस पर बाउंड्री लग रही है। तो यानी जब आप इतने आसानी से चौके दे रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग एक्यूरेट नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है शुरू के ओवर में विकेट लेने से, और जब शुरू में आपको विकेट्स नहीं मिलती तो फिर मिडल ओवर्स में आपके लिए और मसला आ जाता है। इसी में आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि जसप्रीत बुमराह हैं जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, उनका अगर अब आप ये अपनी स्क्रीन पे पिच मैप देख रहे होंगे तो उनकी आप पिच मैप अगर ये देखें तो इसमें उन्होंने थ्रू आउट कंसिस्टेंटली जो 5 मैच खेले हैं अभी तक, उसमें उन्होंने गुड लेंथ पे 6 to 8 मीटर लेंथ पे बॉलिंग की है, और उसकी वजह से उनका जो पावर प्ले का इकॉनमी रेट है वो सिर्फ 2.9 है अभी 5 मैचों में। और ऑल्दो उनको बहुत ज़्यादा पावर प्ले में विकटें नहीं मिली, बट उन्होंने रन्स नहीं दिए, और रन्स नहीं दिए तो उसकी वजह से प्रेशर आया है, और जो दूसरे बॉलर्स हैं या जब पावर प्ले के बाद टीम्स ने ज़्यादा रन्स स्कोर करने की कोशिश की है तो उनको विकटें मिली हैं। तो इसी वजह से इंडिया के अगेंस्ट अगर आपने देखा हो तो कोई भी टीम अभी तक 300 से ज़्यादा रन्स नहीं कर पाई, और वो यही है कि पावर प्ले में इंडिया की जो बॉलिंग है वो बहुत इकोनॉमिकल है और उन्होंने रन्स नहीं दिए। तो उसको अगर हम मुवाजना पाकिस्तान की बॉलिंग से करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बॉलिंग की अभी तक इस टूर्नामेंट में नाकामी की है कि वो नई बॉल से और पावर प्ले स्पेशली में अच्छी विकटें नहीं ले सके। और जब आप नई बॉल या पावर प्ले में अच्छी विकटें नहीं ले सकते तो आप गेम को चेस कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस लोग आर्गूमेंट ये देते हैं कि जी ये तो टूर्नामेंट ही 350 वाला है या 400 वाला है, बट इस तरह के टूर्नामेंट में मसला ये होता है कि अगर आपने अच्छी टीम को आगाज़ फराम कर दिया है तो उसके बाद आप कंटिन्यूसली इस कोशिश में हैं कि आप उस अच्छे आगाज़ को कैसे कर सकें। फॉर इंस्टेंस अगर एक टीम के
200 स्कोर हो गया है 35 ओवरों में, तो आपका सारा इस बात पे होता है जोर आपकी बॉलिंग का कि आप उनको 400 करने से रोकेंगे। बट अगर वही आपने 35 ओवरों में उनके फॉर इंस्टेंस 170 पे 5 आउट हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो टीम ये कोशिश करी होगी कि हम किसी तरह से 300 कर लें। तो इसलिए पावर प्ले विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जो दूसरी टीम है उसको बैकफुट पे कर देते हैं और आप उनको डोमिनेट कर सकते हैं। ये तो हमने आपको पावर प्ले बॉलिंग की बता दी और फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी के बारे में बात की। अब हम आते हैं बॉलिंग के दूसरे एस्पेक्ट में, जो कि मिडल ओवर्स है। मिडल ओवर्स में भी पाकिस्तान बिल्कुल कोई खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जिस तरह अफगानिस्तान वाला मैच था उसमें पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अपने जो 21 ओवर हैं उसमें 130 रन दिए और इसी विकेट पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने पाकिस्तान से बहुत बेहतर बॉलिंग की। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे मिडल ओवर्स में, और उसकी यही वजह है कि बहुत इनकन्सिस्टेंट लाइन एंड लेंथ है। कभी शॉर्ट गेंद करा देते हैं, कभी बिल्कुल फुल टॉस करा देते हैं और वो कोई बैलेंस या कंट्रोल नहीं दे पा रहे जो टीम को चाहिए होता है। और उसमें फिर बात आ जाती है कि पहले मैच या दूसरे तीसरे मैच के बाद सब लोग इस बात पे कर रहे थे कि जो उसामा मीर टीम में आ जाए, उसामा मीर टीम में आ जाए, उसके आने से बहुत कोई खातिर खा फ़र्क पड़ जाए कारकर्दगी में कि जी स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। अब स्पेशलिस्ट स्पिनर की जहाँ तक बात है तो हमने आपको जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप से भी बाहर हुई थी तो तब भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि अगर आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए तो वो सिर्फ इब्रार है। इब्रार एक ऐसा स्पिनर है क्योंकि उसका टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, और ऐसा बॉलर है जो एक्यूरेसी के साथ आपको रन भी कम देगा और विकेटें भी निकाल के दे सकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि उसामा मीर, शादाब या नवाज से बेहतर रिप्लेसमेंट हैं तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। और उसकी वजह यही है कि जो उसामा का फर्स्ट ऑल दो उन्होंने पाकिस्तान कप में विकेटें ली थी बट उनका जो ओवरऑल फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है उसमें उनकी इकॉनमी रेट इतना अच्छा नहीं है। और जब आपके मेन स्पिनर जो हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे तो बेसिकली यही है कि आप एक और स्पिनर ऐसा लेके आ रहे हैं जो कि शायद विकेटें तो ले ले बट रन्स बहुत दे रहा है। और अभी आपके स्पिनर्स का मसला ये था कि विकेटें तो शायद ले लें बट आपको उनसे कंट्रोल चाहिए, स्पेशली जब आपके फास्ट बॉलर्स विकेटें या बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं तो आप स्पिनर्स के पास इसीलिए जाते हैं कि वो एटलीस्ट अगर आउट नहीं करें तो रन रेट को कंट्रोल करके रखें, और जब आप रन रेट को कंट्रोल करते हैं तो आपको विकेटें खुद ब खुद मिलती हैं। तो ये वजह थी। तो इसलिए जो पाकिस्तान ने ट्राई करके देख लिया, ऑल्दो उसामा मीर को भी खिलाया ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, उसमें भी वो एक्सपेंसिव रहे, उनसे कैच भी ड्रॉप हो गया, डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ, वो 13 स्कोर पे थे, उन्होंने 164 रन बना दिए। इसी तरह जो अफगानिस्तान वाली चेन्नई की पिच थी, टर्न था, बहुत कुछ था और वहाँ पे बिल्कुल वो कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखा सके, आउट ही नहीं कर सके, विकेट ही नहीं ले सके। तो ये एक वजह थी कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी बॉलिंग मिडल ओवर्स में भी स्ट्रगल कर रही है। इसी तरह हारिस रऊफ की अगर हम कारकर्दगी पे बात करें तो वो भी बिल्कुल कोई खातिर ख्वाह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे हैं, एक्सपेंसिव हैं, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। और उसमें भी जो सबसे है कि वो अपने जो शुरू के ओवर्स हैं पावर प्ले में ओवर करने हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी, अफगानिस्तान वाले मैच अभी एक ओवर में उन्होंने 16-17 रन दे दिए, दूसरे में उन्होंने 17 रन दिए। तो यानी जब आप पहले ओवर में इतने ज़्यादा रन दे दें तो उसके बाद आप अपने बाकी के जो 9 ओवर्स हैं या जितने भी ओवर्स आप कराएं उसमें आप यही होते हैं कि बस आपको रन ना पड़े, आप विकेट लेना तो भूल जाते हैं कि आपका इकॉनमी रेट और वो रहे। और जब आपको एक ओवर में 2 ओवरों में 25-30 रन पड़ गए हैं तो उसके बाद फिर आप बेशक सारे ओवर्स इकोनॉमिकल भी करें, यानी 4 रन भी दें या 5 रन भी दें आपको, तो वो टीम आराम से, आपकी जो अपोजिशन टीम है वो आपके अगेंस्ट 70-80 रन स्कोर कर लेती है और वो ही बेसिकली एंड पे डिफरेंस होता है। अदरवाइज़ अगर आप शुरू से अच्छी बॉलिंग करें तो फिर ये होता है कि टीम आप कोशिश करते हैं कि आप विकेट लें, पर अगर आपको शुरू में रन ज़्यादा पड़ जाएं तो आप फिर इसी डिफेंसिव में होते हैं कि आप किसी तरह बस रन रोक सकें, विकेट ना ले सकें। सो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो एज ए यूनिट नहीं क्लिक कर पाई। हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी सिर्फ 2 विकेट ले सके। अगर हम श्रीलंका वाले मैच पे भी नज़र दौड़ाएं तो उसमें भी श्रीलंका का बहुत अच्छा आगाज़ था, हमने सिर्फ आखिरी जो ओवर्स थे उसमें हमने अच्छी बॉलिंग की, डेथ में अच्छी बॉलिंग की, तो उससे हम मैच में वापस आ सके। बट ओवरऑल जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। और इसमें वही जो कई लोग उन्हें पिछले एपिसोड में भी कमेंट्स में कहा था कि आपने उसामा मीर और शादाब की बात नहीं की या नवाज़ की बात नहीं की,
तो उसमें ये बताता चलूँ कि नवाज़ और शादाब जो दोनों स्पिनर्स थे वो 2019 के वर्ल्ड कप में आपका अगर कोई मेन स्पिनर था तो वो शादाब था। 2019 में शादाब की जो बॉलिंग एवरेज थी वो 30 से भी कम थी, यानी वो विकटें भी ले रहा था, रन्स भी थोड़े दे रहा था। तो आपने कहा कि अब हम नवाज़ को, जो कि इमाद वसीम से थोड़ा बेहतर स्पिनर है, उसको साइड में लेके आएंगे और उस बेसिस पे नवाज़ का स्किल बेहतर है तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। और अगर हम नवाज़ के भी स्टैट्स देखें तो 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अभी मई 2023 तक उन्होंने 11 मैचेस में 21 विकटें ली। 21 विकटें उन्होंने 4.4 रन्स की इकॉनमी से ली। तो ये बता रहा है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और उसमें कई डिसमिसल उन्होंने केन विलियमसन को भी आउट किया, पूरॉन को भी आउट किया और वो अच्छी विकेट्स थी, यानी अगर आप उनको कहें कि वो टेस्ट मैच वाली विकेट्स उन्होंने ली थी। तो ये नहीं था कि नवाज़ जो है वो कोई बाय चांस आ गया था, ये ही दोनों बॉलर्स आपके बेस्ट स्पिनर थे और उसी बुनियाद पे वो जो है आपकी टीम में सेलेक्ट हुए थे। बट अनलकीली नवाज़ की फॉर्म नहीं है, शादाब की फॉर्म नहीं है, तो आपका बॉलिंग अटैक उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहा। जहाँ तक आपकी बैटिंग की बात आ जाती है तो बैटिंग की अगर हम देखें तो बैटिंग में आपने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उस तरह अच्छा आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह करना चाहिए था, बट आपने अच्छा डिसेंट टोटल स्कोर कर लिया, आपने 288 रन्स बना लिए उस मैच में भी अगर हम देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि आपके 188 में 7 आउट थे, बट नीचे से शादाब और नवाज़ क्योंकि थे तो उन्होंने आके 50-60 रन की पार्टनरशिप लगाई और आप एंड पे 288 रन स्कोर कर सके। श्रीलंका के गेम में आपने 348 रन चेज़ किया, जो कि आपकी बैटिंग के लिए, ऑल्दो जितनी अच्छी बैटिंग विकेट हो, जितने मर्जी अच्छे कंडीशंस हो, उसमें आपको स्टिल जो है रन्स करने पड़ते हैं। उस मैच में जो थोड़ा कंसर्न था वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से था कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह उसको परफॉर्म करना था। तो इससे आगे हम आ जाते हैं कि पर उस पर जो लोगों को जो शुरू से काफ़ी दिनों से चल रहा था कि जी फ़खर जो है वो अच्छा, फ़खर को ड्रॉप कर देना चाहिए, फ़खर से रन्स नहीं हो रहे, फ़खर से रन्स नहीं हो रहे। और अब फिर वो, और साथ ही लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि जी पाकिस्तान शुरू के ओवर्स में तेज़ रन्स क्यों नहीं करता, पाकिस्तान को तो जी तेज़ रन्स करने चाहिए, पाकिस्तान अटैकिंग क्यों नहीं खेलता। तो आपको अब आप अपनी स्क्रीन पे स्टार्ट देख रहे होंगे कि फ़खर इज़ ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसने पिछले 7 साल में, यानी 2016 ऑनवर्ड्स अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसमें जितनी भी टॉप 6 टीम्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, उनमें अगर किसी बैट्समैन की लिस्ट है जिसमें उन्होंने 45 से ज़्यादा की एवरेज पे रन्स किए हैं और 90 प्लस के स्ट्राइक रेट पे रन्स किए हैं, तो उसमें फ़खर तीसरे नंबर पे आता है। और उससे ये पता चलता है कि फ़खर कितना क्वालिटी प्लेयर है कि वो तेज़ रन्स भी कर सकता है और लंबे रन्स भी कर सकता है, जिसमें 7 हंड्रेड्स हैं और वो 100 ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इस तरह की टीम्स के ख़िलाफ़ हैं। बट हम लोग क्योंकि थोड़े इम्पेशेंट लोग हैं तो हमने इम्पेशेंट शुरू कर दी कि जी फ़खर से तो रन्स नहीं हो रहे, ये आउट ऑफ फॉर्म है, तो रन्स नहीं कर रहा है, तो इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इवेंचुअली उसको आपने ड्रॉप किया। फिर उसकी आपको जब ऑस्ट्रेलिया वाला गेम में, ऑल्दो पाकिस्तान को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान ने अपना आगाज़ किया था, बट उसमें यही था जो बाद में क्रिटिसिज्म आया कि इमाम ने फॉर इंस्टेंस 70 बॉल पे 70 रन्स किए थे। ऑल्दो इन हाइंडसाइट या आप देखें तो कहें जी ये तो बड़ी अच्छी इनिंग्स है कि उसने रना बॉल रन्स किए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप जब अच्छा स्टार्ट मिल रहा होता है तो आपने उसको लंबा लेके जाना होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 70 बॉल्स खेलनी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप 70 बॉल्स पे खेल के 70 रन्स बना के आउट हो जाएं। उसका मतलब है कि अगर आपने 70 बॉल्स खेल लिए हैं तो फिर आप उसको फिनिश करें, बिकॉज अगर आप 150 रन्स बनाते हैं तो फिर आप अपना वो जो रना बॉल का स्ट्राइक रेट है उसको रना बॉल से भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। और यह डिफरेंस है फ़खर और इमाम में कि फ़खर अगर एक दफ़ा सेट हो जाए, यानी फ़खर अगर सेट हो जाए, उसने 50 रन कर लिए हैं, तो फिर उसमें ये कैपेसिटी है कि वो तेज़ी से रन्स कर सके, बहुत तेज़ी से रन्स कर सके कि वो 100 बॉल पे 150 रन कर ले, बजाय इसके कि वो 150 बॉलों पे 150 रन कर सके। तो ये एक मसला है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो उस तरह रन्स नहीं कर सका, तेज़ रन्स नहीं कर सका। अगर आप जितने भी मैचेस देखें, ऑल्दो अगर आप पाकिस्तान के ओवरऑल टीम स्टैट्स उठा के देखें बैटिंग के, तो उसमें पाकिस्तान ने 6 की एवरेज से, यानी 6 के रन रेट से रन्स बनाए हैं, बट जो एवरेज है पाकिस्तान की वो सिर्फ 34.6 है। और अगर आप 34.6 की एवरेज से रन्स बनाएंगे तो
वो एवरेज बहुत थोड़ी है फॉर द होल टीम। अगर आप अच्छी टीम्स को देखें, आप साउथ अफ्रीका को देखें, आप इंडिया को देखें, तो उनकी एवरेज वो 50-60 रन्स पर बैटर है। तो पाकिस्तान इस वजह से पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो भी एज सच कारकर्दगी वो नहीं दिखा सकी जो उसको दिखानी चाहिए थी। तो ये सारी, अगर हम इसको अब अगर एक देखें, इस पे जायज़ा लें, तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो अफ़गानिस्तान वाला मैच अगर आप उस पर सिर्फ उसकी बात करें तो उस पर तो आपकी बॉलिंग नहीं जीत सकी। अगर आप उसमें बॉलिंग को बरी ज़िम्मा ठहराना चाहते हैं, कहते हैं कि जी वो 320 वाली पिच थी या 340 वाली पिच थी, तो वो ऐसा नहीं है। चेन्नई जो है वहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल जो एवर चेज़ हुआ वह है वो 289 है। 289 यानी चेन्नई में जब से क्रिकेट हो रही है तब से ओडीआई क्रिकेट में वहाँ पे 289 सबसे हाईएस्ट रन चेज़ है। तो पाकिस्तान ने 282 किया था, तो और ये वहाँ पे थर्ड हाईएस्ट रन चेज़ थी चेन्नई में। और चेन्नई की विकेट पे जो एवरेज स्कोर है वो 226 रन है। तो उस विकेट के हिसाब से इनफ रन थे। पाकिस्तान उस दिन अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया, और उसमें आप अच्छी बॉलिंग के साथ कैप्टनसी को भी कह सकते हैं कि जो कैप्टनसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बाबर ने उस दिन ऑन फील्ड अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, रिवर्स स्विंग हो रही थी, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करवानी चाहिए थी, पर उन्होंने स्पिनर्स को बॉलिंग दी, जिसका आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या डिसीजन मेकिंग थी। और ये सारी वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे बेसिकली आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो अब बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन में है कि अगले जो चारों के चारों मैच हैं आपने उनको जीतना है, और अगर आप उनमें से एक भी मैच हारते हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छी नहीं रही, बिकॉज 2 मैचों में तो आपको बैटिंग ने सेव कर लिया, बट पाकिस्तान की बैटिंग से एक्सपेक्ट करना कि वो आपको चारों के चारों मैच जिता देंगे, तो इट वाज अ लॉन्ग शॉट। बिकॉज अगर आप ये समझेंगे ऑल ऑफ अ सडन आपकी बैटिंग जो पहले इतने ज़्यादा रन्स नहीं करी, वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन रन्स बहुत ज़्यादा करने लग जाएगी, तो वो बहुत जो है आप उसको कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने लग गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिकली सोच रहे हैं। ऑल्दो उसको सोचने में कोई बुरी बात नहीं, बट उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आप पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में रहना है, अपने चारों मैच जीतने हैं, साउथ अफ्रीका से मैच है, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से अच्छी टीम्स हैं, इनके अगेंस्ट मैच जीतना है, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, इस सबको इकट्ठे परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल अगर बॉलिंग परफॉर्म करे और बैटिंग ना परफॉर्म करे, बैटिंग परफॉर्म करे, बॉलिंग ना परफॉर्म करे, तो फिर तो आप मैच हारते ही रहेंगे। तो आपकी जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठे होके परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान देगा तो फिर ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रह सकता है। तो ये था कुछ एनालिसिस हमारा छोटा सा, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक मैंने आपको दिया कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में क्या खामियां हैं और उनको पाकिस्तान कैसे बेहतर कर सकता है। अब हम आ जाते हैं एथलेटिक्स पे। एथलेटिक्स से बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के हैदर अली जैवलिन थ्रोअर हैं, उनका हमने पहले भी जिक्र किया था। लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये पैरा एथलीट हैं, यानी स्पेशल एबिलिटी के हैं, खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के लिए। तो अभी आजकल पैरा एशियन गेम्स हो रही हैं चाइना में, तो आज इन्होंने जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए इसमें भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और ये बहुत पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसी तरह की कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। इसी तरह टेनिस से भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि टेनिस में अंडर 14 जो चैम्पियनशिप थी एटीपी की, जो कतर दोहा में हो रही थी, उसमें पाकिस्तान के 2 एथलीट्स उन्होंने डबल्स में टाइटल जीता है, अबू बकर और ज़ुहैब। और अबू बकर ने ना सिर्फ डबल्स में टाइटल जीता है बल्कि उन्होंने सिंगल्स का भी जो अंडर 14 एटीपी का टाइटल है वो जीता है। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं पाकिस्तान टेनिस के लिए। अगर अंडर 14 पे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अंडर 16 बॉयज़ कैटेगरी उस सब में जो है जाके अपनी इस कारकर्दगी को बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान के लिए और बहुत से टाइटल्स जीतेंगे। तो ये था आज के लिए टीपीए की एपिसोड। आप सबके लिए लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे इस शो को देखते रहिएगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।